नमस्कार दोस्तों, हैरी टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और आपका पेपर संतोषजनक है या फिर असंतोषजनक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगली वैकेंसी जो आने वाली है उसके हिसाब से हम टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे और सिविक्स और हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि आने वाले समय में आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर लें और एग्ज़ाम आने तक आपको कुछ भी पढ़ना न रहे। तो आज से ही हम दृढ़ संकल्प लेते हैं अपनी तैयारी शुरू करने का। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे संघीय विधायिका यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति की उसमें क्या भूमिका रहती है और संसद में क्या क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हिंदी की, टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी यहाँ हो रही थी, लेकिन अब एक नए विषय सोशल साइंस यानी हिस्ट्री और सिविक्स जिसका सब्जेक्ट है यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल से कराई जाएगी और अभी से कराई जाएगी। और एलटी ग्रेड और जो 27,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उससे मद्देनजर रखते हुए हम अपनी तैयारी शुरुआत करेंगे और एग्ज़ाम आते तक विश्वास मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो समय को व्यर्थ न करते हुए जिनका पेपर अच्छा है उनके लिए शुभकामनाएं और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए एक नए मार्ग का प्रशस्त रूप से और एक जो कमियां हमारे अंदर है उसको ढूंढ के सही करते हुए हम अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं सीधे। संघीय विधायिका, संघीय विधायिका का तात्पर्य जो संसद है जो हमारे संविधान के भाग 5 में, कब, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 ईस्वी तक जो हमारी विधायिका है तो उसमें जो संविधान का भाग 5 है अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक उसमें उपबंध किया गया है और उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे और समझने के साथ साथ पढ़ते ही पढ़ते याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में एक संसद की व्यवस्था होगी। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि संसद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है जो 2 सदनों से मिलकर बनेगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी संसद जो होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है, लेकिन तीनों के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में बताया गया। अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद का गठन होगा, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि ये राज्यसभा का गठन होगा और अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि लोकसभा का गठन होगा। तो आप याद कर सकते हैं लोकसभा को है 79, 80 और 81 में कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि 79 में तो संसद का गठन बताया ही गया है। तो अनुच्छेद 81 एक आ रहा है तो क का क्या होगा, को आप कर लीजिए कोलेट 1 से, तो 81 यहाँ पे आपको समझ में आएगा और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी गलती टीजीटी की तैयारी जो कर रहे थे बच्चे, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो इसका कमी ढूंढिए, क्यों हम कंफ्यूज हो जा रहे थे, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्जाम में जाके वही सब मेल हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो हमें इस बार ये नहीं करना है। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किया गया है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इतनी बात आप लोग जरूर में ध्यान रखेंगे, यानी जरूर ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है और क्या क्या बातें इसमें महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, मूल संविधान में जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन उसमें आवश्यकता हुआ और 7वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 कर दी गई।
कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। फिर क्या हुआ? 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा फिर संविधान में संशोधन होता है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया जाता है। इतने बातें आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया और 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया लोकसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, ऐसा व्यवस्था कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि हमारे संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है 552 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में? तो 545 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ऐसा व्यवस्था कब किया गया? तो गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा। ठीक है, और 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन 2026 तक ये इससे अधिक संख्या लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 552 से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा एक नियम भी बनाया गया है। अब देखिए 552 सदस्य हैं, इस 552 सदस्य में से कितने सदस्य जो है राज्य से निर्वाचित होते हैं और कितने सदस्य जो है आपके संघ क्षेत्र से लागू होते हैं यानी निर्वाचित होते हैं। जो 530 सदस्य हैं, 552 में 530 सदस्य जो हैं राज्यों से निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य जो होंगे वो कहां से निर्वाचित होंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से लागू होंगे यानी निर्वाचित होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा 530 तो राज्य से निर्वाचित हो रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, लेकिन 20 सदस्य में से केवल 13 सदस्य ही केंद्र शासित प्रदेश में से लोकसभा की सदस्यों की संख्या निर्वाचित होती है। तो 530 और 13 कितना हो गया? 545 और 2 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रकार 530, 13, 43 और 2 45, इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। और जो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 93 में एक लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था किया गया है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो अलग से नहीं होते हैं, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से जो वरिष्ठ होता है उनको एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसी में से एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब योग्यताएं क्या है? अब देखिए अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं के बारे में बताया गया, अर्हताओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले वो क्या हो कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। देखिए लोकसभा के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। और दूसरा क्या हो, वो लाभ के पद पर न हो, विकसित, अनुचित और दिवालिया न हो। ये 3-4 बातें उनकी योग्यताओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए निर्वाचन कैसे होता है, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है हम यहाँ पर समझेंगे। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और 61वें संविधान संशोधन 1989, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के पूर्व जो 21 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही वयस्क समझा जाता है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में संविधान में संशोधन हुआ और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाने लगा और उसे वयस्क समझा जाने लगा। और यही 18 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, उन मत देकर अपना उनको निर्वाचित करते हैं। कितनी बातें आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल।
तो अनुच्छेद 83 की 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो होता है प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 83 के अनुसार उनके जो कार्यकाल की प्रथम बैठक होती है उस तारीख से 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, भंग हो जाती है। लेकिन यह कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी भंग की जा सकती है। लेकिन कैसे, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो रहेगा परामर्श करेगा उसके बाद ही। अब देखिए आपातकालीन जो प्रक्रिया होती है तो संसद जो है विधि द्वारा यानी कानून द्वारा यदि कोई आपात की स्थिति आ जाती है, हमारे देश में आपातकाल लागू हो जाता है, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल जो होगा 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कहीं युद्ध की स्थिति बन गई या कोई और बात आंतरिक अशांति की स्थिति बन जाती है, आपातकाल यदि लागू हो जाता है तो उस समय संसद एक कानून बनाएगा और कानून के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है उस पर कुछ नियम मतदान होगा और उसके द्वारा एक कानून बनेगा और 1 वर्ष में एक बार के लिए लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जब दूसरी आपात घोषणा हुई थी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दूसरी आपात घोषणा भारत में कब हुई थी। 1971 में, 65 में, जो भी होगा आपका आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे। तो 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था उसमें 2 बार 1-1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 2 बार बढ़ाया गया था, कब, 1-1 वर्ष के लिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस लोकसभा का कार्यकाल में 1-1 वर्ष के लिए कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया गया था। तो 5वीं लोकसभा का बढ़ाया गया था और किस आपात उद्घोषणा के दौरान बढ़ाया गया था, तो दूसरी आपात उद्घोषणा के दौरान बढ़ाया गया था। लेकिन एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाएगी, घोषणा की समाप्त कर दी जाएगी, तो उसके पश्चात जो नियम बना रहेगा, जो उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया होगा, वो 6 माह से अधिक बढ़ाई गई अवधि परिवृत्त में नहीं रहेगी। यानी 6 माह के अंदर ही वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 6 माह के बाद वो लागू नहीं रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो गलत करके चले आएंगे। तो पूछ दे किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा अधिवेशन होता जो आहूत होता है। यानी 1 साल में राष्ट्रपति 2 बार लोकसभा का अधिवेशन जो होता है आहूत करता है और दोनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे हम देखते हैं जो एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की जो आने वाले सत्र है उसकी प्रथम बैठक के नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर न हो। और गणपूर्ति क्या होता है, तो अधिवेशन गठित यानी जो गणपूर्ति होगी उस सदन में कुल सदस्य संख्या का जितने भी सदस्य रहेंगे उसका 1/10 भाग अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए अगर 100 लोकसभा सदस्यों की संख्या है तो जब तक 10 लोग नहीं रहेंगे तब तक वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, गणपूर्ति नहीं माना जाएगा। तो 1/10 भाग होना आवश्यक है, ये गणपूर्ति माना जाता है। तो एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि लोकसभा या किसी भी सदन में जो गणपूर्ति है वो कितना माना जाता है, तो 1/10 माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। कब किया गया है, अनुच्छेद 330 ईस्वी में लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 330 में। और वही एंग्लो इंडियन की बात कब की गई है लोकसभा में, तो अनुच्छेद 331 में। और 332 में यही क्या कर दिए कि विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में, और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होता है वो 333 में। ऐसे आप कोलेट करके याद करेंगे, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा 334 अनुच्छेद में लोकसभा में क्या किया गया? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक बढ़ाया गया। ठीक है, समय समय पे एक थोड़ा पुराना फैक्ट है, लेकिन कभी एग्जाम में बन जाए कि किस संशोधन द्वारा या 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा क्या किया गया था, किससे संबंधित, तो आप बताएंगे कि 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा 334 में के अनुच्छेद में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है 2020 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पूर्व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के समस्त सदस्यों की बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन कम से कम उसे 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, वो अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्य के रूप में वो शपथ ग्रहण करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष शपथ कब ग्रहण करते हैं, तो जब अपना व्यक्तिगत रूप से शपथ ग्रहण करते हैं उसी रूप में वो शपथ ग्रहण करते हैं, अलग से लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं अधिकार एवं कार्य के बारे में जानते हैं। लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन में अव्यवस्था फैलने पर उसे स्थगित भी करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। आहूत अगर करना रहेगा संयुक्त अधिवेशन का तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता रहेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नहीं चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन में पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आने पर अपना एक निर्णायक मत देता है, निर्णायक वोट देता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों की जो देखभाल होता है, जो कार्य होता है, वो उपाध्यक्ष देखता है। जो मीरा कुमार है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, अब लोकसभा की शक्तियां क्या आती हैं उसे हम देखते हैं। जो निम्न सदन होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वो जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाता है, निर्वाचित होकर जाता है, और विधेयक को विधि बनाने के लिए लोकसभा की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। बिना इसके नियम बन ही नहीं सकता। लेकिन किसी साधारण विधेयक, यदि कोई साधारण विधेयक होता है तो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के द्वारा बुलाया जाएगा और मतभेद को दूर किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का क्या करता है? आहूत करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और जो उन साधारण विधेयक में दिक्कत होगा, कोई मतभेद होता है, तो उसे साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयक पारित किया जाता है। और लेकिन कानून निर्माण में जो अधिकतर शक्ति होती है वो लोकसभा के पास ही होती है। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, जो लोकसभा होता है, जो संसदीय शासन है, वास्तविक रूप में व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यवस्थापिका जो संसद के नियंत्रण के रूप में ही कार्य करना पड़ता है। यानी व्यवस्थापिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका को कार्य करना पड़ता है। और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा जो होता है मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा अनुच्छेद 75 के अनुसार वो उत्तरदायी रहता है। कहने का तात्पर्य है जो केंद्रीय रूप से मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार आपके एग्जाम में इसे 75 पूछेगा, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा फंसा देगा, तो 75(1), 75(2), 75(3), तो 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इस साल 2021 में जो TGT का एग्जाम हुआ है इसमें
आया भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। वित्तीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से लोकसभा शक्तिशाली है, राज्यसभा उसे केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है अपने पास, और ऐसा करने पर नहीं अगर लौटाती है तो लोकसभा द्वारा वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो लोकसभा का अन्य कार्य है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।